गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं और ये मैं 9th वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ बच्चों। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। अभी तक हम बहुत सारे पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं बच्चों, समझ चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। और अभी आपकी स्क्रीन पे जो हेडिंग दिखाई दे रही है 3.2 द फियर्स ऑफ द पीपल, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। द फियर्स ऑफ द पीपल बच्चों, इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने जो फॉरेस्ट लॉज इनेक्ट किए, उनकी वजह से जो ट्राइबल पीपल हैं उन लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और उस इम्पैक्ट की वजह से लोगों के मन में जो भय, जो फियर आ गया, वो क्या था। When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried. बच्चों, हम लोग पिछले पैराग्राफ से ही बस्तर के बारे में बात कर रहे हैं। बस्तर आज जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य के साउथ में ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट की बाउंड्री से सटा हुआ है। आपका महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा का भी हिस्सा इससे अटैच है। बच्चों, बस्तर में जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन पर क्या असर पड़ा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे कड़े कड़े कानून वनों को लेकर बनाए। जब अंग्रेजी सरकार ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि 1905 में 1905 में कि 2/3 जंगलों के इलाके को रिज़र्व कर दिया जाएगा, यानी सुरक्षित कर दिया जाएगा, और इसके अलावा जब वो रिज़र्व कैटेगरी में आ जाएगा वो फॉरेस्ट एरिया, तो कुछ तरह की जो पारंपरिक चीज़ें वहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग करते थे, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, हंटिंग करते थे, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते थे, वो सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस बात को लेकर बस्तर के वो लोग बहुत चिंतित हो गए, है ना। दे वर वेरी वरीड। सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे ऑन इन द रिजर्व फॉरेस्ट on the condition that they work free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ग्रामीण इलाकों को इस बात की इजाज़त दे दी कि वो फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में भी स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का मतलब बच्चों ये भी था कि जंगलों में रहने वाले लोग अब इस कानून के लागू होने के बाद उन्हें वो जंगल का इलाका खाली करना पड़ता। ठीक है, वो रिजर्व हो गया, मतलब वो सुरक्षित कैटेगरी में आ गया वो जंगल का इलाका। तो अब आप वहाँ नहीं रह सकते, अब आप वहाँ से जाइए, कहीं और रहिए।
लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बहुत चालाकी से एक फ़ैसला लिया। उन्होंने कुछ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को कहा कि आप रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में भी रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, ऑन द कंडीशन क्या, कि दैट दे वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उनको फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग के लिए उनको मुफ्त में काम करना होगा, जैसे पेड़ों को काटना, कटे हुए पेड़ों को एक जगह से दूसरे जगह लाना, ले जाना, पहुंचाना, और जंगलों की रक्षा करना फॉरेस्ट फायर से। यानी अगर जंगलों में आग लग गई तो बुझाने का काम, ये सब करने का काम, है ना, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी मजदूरी के आपको ये सब काम करना पड़ेगा, तभी आप उस रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में रह सकते हैं। सब्सिक्वेंटली these came to be known as forest villages. People of other villages were displaced without any notice or compensation. इस तरीके से जिन ग्रामीण इलाकों को कहा गया कि नहीं आप जंगलों में रह सकते हैं, उन्हें फॉरेस्ट विलेजेस के नाम से जाना गया। लेकिन जो अन्य ग्रामीण लोग थे या ग्रामीण इलाकों के लोग थे, उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई उचित मुआवजा दिए उनको उनके परंपरागत स्थान से हटा दिया गया। यानी जंगल और जंगलों के पास से उनको हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया कि भैया अपना घर बार छोड़ो यहाँ से और कहीं और जाओ। और किसी भी तरह का कोई उनको कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया गया, मुआवजा भी नहीं दिया गया। जैसे बच्चों, तुम लोग सुने होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत बच्चों के परिवार में ऐसा हुआ भी होगा, जब डैम वगैरह बनता है या माइंस वगैरह के लिए ज़मीन, जो लैंड है, एक्वायर किया जाता है। सरकार जब किसी का ज़मीन लेती है रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, कुछ भी, चाहे सरकार चाहे कोई प्राइवेट एजेंसी, तो वो ज़मीन लेती है। मान लो लोग बेघर होते हैं तो उन लोगों को पैसा भी दिया जाता है ना। पैसा के अलावा उनको घर भी दिया जाता है, बना बनाया घर भी दिया जाता है, घर बनाने के लिए ज़मीन भी दिया जाता है कि भैया आपका यहाँ हम ज़मीन ले रहे हैं, आप बेघर बार हो जा रहे हैं, तो हम आपको एक जगह घर देंगे, बदले में पैसा भी देंगे। और नियम भी यही है, उचित बात भी यही है। भाई आप किसी का घर ले रहे हो, किसी की ज़मीन ले रहे हो जो हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से वहाँ रह रहा है, आप उसको हटा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उसको कहीं ना कहीं बसाना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, कोई सूचना भी नहीं, बस मार के खदेड़ दिया। अब आप सोचो कि ऐसे, इस तरह से अगर आप लोगों के साथ करोगे तो लोगों में क्या होगा। फॉर लॉन्ग विलेजर्स had been suffering from increased land rents and frequent demands for free labor and goods by colonial officials। और सबसे बड़ी बात ये कि ग्रामीणों की जो परेशानियां थी, जो कठिनाइयां थी, वो और बढ़ गई। कैसे? उनको जो अलग से ज़मीन दी गई किराए पर, ठीक है, वो ज़मीन का किराया अंग्रेज़ों ने वसूलना शुरू कर दिया ज़्यादा। इसके अलावा अक्सर वो ग्रामीणों से इस बात की डिमांड करते थे कि वो उनके लिए फ्री में मजदूरी करें, ठीक है, जंगलों से कोई भी वस्तु या सामान, कोई भी किसी भी तरह का उत्पाद है, वो फ्री में पहुंचाएं अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारियों को। जब मर्जी तब वो बोलें कि भैया हमको ये चाहिए, ये ले आओ, वो ले आओ, ये हमारे लिए ये काम करो, ठीक है। और उसका कोई मतलब कोई वेजेस भी नहीं, कोई मजदूरी भी नहीं। देन केम द टेरिबल फेमाइन्स in 1899, 1900 and again in 1907, 1908। और इसके बाद एक और बुरा समय आया, बहुत खतरनाक, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, है ना। दो बार ऐसा हुआ। और बच्चों, जब अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, फसल नहीं होती,
तो बहुत बुरा हाल हो जाता। उस समय की कल्पना करो जब मैकेनाइजेशन नहीं था, एग्रीकल्चर में, कल्टीवेशन में मॉडर्नाइजेशन नहीं था, है ना, ज़्यादा नहरें नहीं थी, जो हमारा एग्रीकल्चर था वो 95% से ज़्यादा जो है वो जो प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, बारिश होती है, मॉनसून होता है, उस पर डिपेंड करता था। तो आप सोचो बारिश नहीं हो रही है और तो क्या होगा, फसल नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, लोग मरेंगे, है ना, ऐसा हुआ। रिजर्वेशंस प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ। और जो जंगलों को जो रिजर्व कर दिया गया, जो संरक्षित कर दिया गया, वो एक आखिरी तिनका साबित हुआ लोगों के लिए। People began to gather and discuss these issues in their village councils, in bazaars, and at festivals, or wherever the headmen and priests of several villages were assembled. The initiative was taken by the Dhurvas of the Kangir forest, where reservation first took place. Although there was no single leader, many people speak of Gundadhur from village Nitanhar as an important figure in the movement. In 1910, mango box, a lump of earth, chilies, and arrows began circulating between villages. These were actually messages inviting villagers to rebel against the British. Every village contributed something to the rebellion expenses. Bazaars were looted, the houses of officials and traders, schools and police stations were burnt and robbed, and grain redistributed. Most of those who were attacked were in some way associated with the colonial state and its oppressive laws. जब सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, उस समय जबकि उन ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग जो कि जंगलों से जुड़े हुए थे, तो जंगल उनके लिए एक वरदान जैसे थे, लेकिन उन जंगलों को भी रिजर्व करने के नाम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया एक तरीके से, और वहां रहने वाले लोगों को भगा दिया। लोग जाएं तो जाएं कहां। अब क्या हुआ, अब जगह जगह उस इलाके में, बस्तर के इलाके में जगह जगह जो है लोग जहां भी इकट्ठा होते, चाहे वो उनकी ग्रामीण पंचायतें होती या बाजार में या किसी त्योहार में, जहां पर भी लोग इकट्ठे होते, वेयर एवर, या जहां भी उन गांव वालों के जो मुखिया, हेडमैन है ना, या पुजारी, जो मुख्य मतलब लोग जिनकी बातों में काफ़ी दम होता है, या जिनकी बातों को लोग बहुत मानते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक है, उनको वो इनकार नहीं कर सकते, ऐसे लोग जहाँ पर भी जुटते कई गांव के, तो उनमें इस बात को लेकर के डिस्कशन होता, बातचीत होती कि यार ये अंग्रेज अधिकारी तो कानून बनाने के नाम पर हम लोगों को एकदम समाप्त करने पे तुले हुए हैं, हमारी परंपरा को समाप्त करने में तुले हुए हैं, हमारी जीविका को, हमारी जो लाइवलीहुड है, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसी को ये ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। इस तरह की चर्चाएं होने लगी, और शुरुआत की कांगेर जंगलों में रहने वाले धुरवा आदिवासी लोगों ने, जहां की सबसे पहले रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी जो कांगेर फॉरेस्ट है उसको अंग्रेज अधिकारियों ने सबसे पहले रिजर्व अनाउंस किया। ऑल्दो देयर वॉज नो सिंगल लीडर, हालांकि कोई एक नेता नहीं था इन आदिवासियों का। मैनी पीपुल स्पीक ऑफ गुंडाधुर फ्रॉम विलेज निथनार एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट, लेकिन
कोई एक नेता नहीं था, लेकिन एक जो गुंडाधुर नाम के एक व्यक्ति थे नितनार गांव के, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में। और 1910 में क्रांति या विद्रोह के प्रतीक जो चिन्ह होते हैं, आम की टोकरी और मिट्टी का ढेला, है ना, मिर्ची, तीर, कमान, ये एक प्रतीक, एक चिन्ह के रूप में गांव गांव घूमने लगा। इसका मतलब क्या था? उसका मतलब क्या था? दीज वर एक्चुअली मैसेज, ये एक तरह का संदेश था। इन चीज़ों में एक छिपा हुआ संदेश था। क्या? इनवाइटिंग विलेजर्स टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। गांव गांव के लोगों को एक तरीके से प्रोत्साहित करना, उनको आमंत्रण देना कि आइए, इकट्ठा होइए, यूनाइट होइए और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करिए, विद्रोह करिए, सशस्त्र विद्रोह करिए। एवरी विलेज कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिबेलियन एक्सपेंसेस। और जो हथियार के लिए, विद्रोह करने के लिए जो खर्च लगने वाला था, खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, या जो भी अदर एक्सपेंसेस, जो भी खर्च लगने वाला था, उसमें सभी ग्रामीणों ने, अलग अलग गांव के लोगों ने, है ना, बढ़ चढ़ कर उसमें योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया। बाजार स्वर लूटेड, बाजारों को लूटा गया, अधिकारियों और व्यापारियों के घरों को लूटा गया, स्कूल, पुलिस स्टेशन, इनको जला दिया गया या उनको लूट लिया गया। और जहां भी इन बड़े बड़े व्यापारियों ने अनाज, खाने का जो अनाज होता है, गेहूं, चावल, जो भी है, इकट्ठा करके रखा था गोदामों में, उसको लूट करके और लोगों में बांटा गया। Most of those who were attacked were in some way associated with the colonial state and its oppressive laws. और जो जिन भी लोगों को इस तरह से लूटा गया या जिनके साथ मतलब हिंसात्मक कार्रवाई की गई, वे वही लोग थे जो इन अंग्रेजी सरकार के जो ये शोषण करने वाले जो कानून थे, उनसे जुड़े हुए लोग थे ये। चाहे वो बड़े व्यापारी हों, चाहे अंग्रेज अधिकारी हों, चाहे अंग्रेजों के मुलाजिम हों, जो भारतीय, जो अंग्रेजों के अंडर में काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी, है ना, मतलब वो सब जिन लोगों ने अंग्रेजों के इस कानून को लागू करने में मदद की या लागू किया, उन लोगों को बख्शा नहीं गया। विलियम वार्ड, अ मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट्स, रोट, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर, पुलिस, मर्चेंट, फॉरेस्ट पियंस, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स। एक विलियम वर्ड नाम का व्यक्ति था जो कि मिशनरी था। मिशनरी बच्चों, धर्म प्रचारक, है ना, जो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला जो होता है, उसको मिशनरी कहा जाता है। ठीक है। उसने उस अपनी एक किताब में उस समय की घटनाओं के बारे में उसने लिखा, क्या लिखा कि हर तरफ से, हर दिशा से लोग जो है पानी की धारा की तरह आते थे। ठीक है। और स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर, पुलिस, चाहे वो पुलिस वाले हों, व्यापारी हों, है ना, फॉरेस्ट गार्ड हों, जंगलों में वन विभाग में जो नियुक्त गार्ड हैं, स्कूल मास्टर हैं, इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, सबको, जो भी किसी भी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, सबको टारगेट में लिया इन आदिवासी लोगों ने। द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रिबेलियन। द आदिवासी लीडर्स tried to negotiate, but the British surrounded their camps and fired upon them.
अंग्रेज़ों ने जब देखा कि ये विद्रोह जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है तो उन्होंने अपनी सेना भेजी उसको दबाने के लिए। आदिवासी नेताओं ने कोशिश की कि बातचीत हो, निगोशिएट यानी बातचीत हो आपस में, दोनों पक्षों में बातचीत से कुछ समाधान निकले, लेकिन अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के जो कैंप हैं उनको चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलाई। आफ्टर दैट दे मार्च्ड थ्रू द विलेजेस फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द रिबेलियन। उसके बाद अंग्रेज़ों की सेनाएं गांव-गांव घूमने लगीं, वहाँ पर जो भी उन्हें मिलता और उन्हें लगता कि इन व्यक्तियों ने विद्रोह में हिस्सा लिया है तो उनको किसी न किसी तरह की सज़ा क्रूरतापूर्वक दी जाने लगी। मोस्ट विलेजेस वर डिजर्टेड एज पीपुल फ्लड इनटू द जंगल्स। अधिकतर जो गांव थे वो खाली हो गए थे, क्योंकि लोगों को ये इस बात का भय था कि अंग्रेज़ों की सेना आएगी तो वो उन पर अत्याचार करेगी, इसलिए अधिकतर ग्रामीण जो हैं वो अपने घर छोड़ करके जंगलों में भाग गए थे, छिप गए थे। इट टुक 3 मंथ फॉर द ब्रिटिश टू रीगेन कंट्रोल। और अंग्रेज़ों को लगभग 3 महीने लग गए, फरवरी मार्च अप्रैल मई, है ना, 3 महीने लग गए पूरे बस्तर के इलाके पे अपना नियंत्रण वापस स्थापित करने में। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर। हालांकि अंग्रेज जो हैं गुंडाधुर जो कि आदिवासी नेता थे उनको वो पकड़ नहीं पाए अंग्रेज। इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबेल्स वर्क ऑन रिजर्वेशन वॉज टेम्पररली सस्पेंडेड। और एक जो बड़ी विजय आदिवासियों की हुई वो ये कि अंग्रेज़ों ने कुछ समय के लिए ये जो फॉरेस्ट को रिजर्व करने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उसको रोक दिया, सस्पेंड कर दिया। एंड द एरिया टू बी रिजर्व वर रिड्यूस टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान बिफोर 1910। और जिन इलाकों को रिजर्व कर दिया गया था उनको भी उन पर से उनमें भी आधे इलाके पर से अपना नियंत्रण हटा लिया, यानी उसका जो परसेंटेज था वो हाफ कर दिया। ठीक है। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज continued. In the 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. It was only after protests by local environmentalists that the project was stopped. लेकिन ये जो बस्तर के लोगों की, बस्तर के जंगलों की ये जो कहानी है ये यहीं पर समाप्त नहीं हुई बच्चों। आज़ादी के बाद भी वहाँ के लोगों को किसी न किसी रूप में जंगलों से अलग रखने की कोशिश की गई, फॉरेस्ट को रिजर्व करने की कोशिश की गई। हाँ, उसका रूप बदल गया, है ना। इंडस्ट्री जो जंगलों को फिर जो आज़ादी के बाद जो भारत सरकार है उसने भी रिजर्व करना शुरू कर दिया, खासतौर से इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए। 1970 के दशक में बच्चों वर्ल्ड बैंक ने भारत को प्रपोज किया, सुझाया कि वो लगभग 4,600 हेक्टेयर ज़मीन पे नेचुरल साल फॉरेस्ट लगाए। सॉल फॉरेस्ट भी रिप्लेस बाय, हाँ, नेचुरल साल फॉरेस्ट जो है उनको उनकी जगह ट्रॉपिकल पाइन का पेड़ लगाए। मतलब वो साल के पेड़ के जो जंगल हैं उनको काट दे, साफ कर दे और उनकी जगह पाइन के पेड़ लगाए, क्योंकि उससे जो है कागज बनाने के लिए लकड़ी मिलेगी। लेकिन जब स्थानीय पर्यावरणविदों ने, एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने, जो कि पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं, उन लोगों ने जब आंदोलन किया, विरोध किया, तब जाकर के ये प्रोजेक्ट सरकार ने बंद किया। बच्चों, बस्तर के बारे में आप लोग अगर थोड़े से अवेयर रहते होंगे, न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे,
तो आप जानते होंगे कि बस्तर की स्थिति आज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर कुछ नक्सलाइट मूवमेंट होता रहता है और वहाँ पर हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और कुछ भटके हुए लोग हैं जो जिनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग है, वो वायलेंस को काफ़ी वेटेज देते हैं, वायलेंस करते हैं सरकार लेकिन अब जो है हमारी सरकारों ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के विकास के लिए। और जो जंगलों को जो बर्बाद किया जाता था या उनको नुकसान पहुँचाया जाता था, वो सारी चीज़ें भी सरकार ने अब कानून बनाकर रोक लगा दी हैं। और लोगों को सरकार ने फिर से इसको बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जिसको कि बोलते हैं। अब सरकार ने ये नीति बनाई है कि बाहर से कोई भी किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो। जो लोकल पीपल होते हैं, लोकल स्थानीय लोग होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, है ना। अगर जंगलों के आसपास के रहने वाले लोग वो ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो ज़्यादा उनका लगाव होता है, जुड़ाव होता है उन जंगलों से, तो उनको अधिकार दिए जाएं कि वो अपने आसपास के जंगलों की सुरक्षा स्वयं करें, जिम्मेदारी से करें। ठीक है, क्योंकि वो जंगल उनका होता है, उनके लिए है, वो जंगलों से जुड़े हुए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं और साथ में उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो सरकार अब हमारे जो हाल फिलहाल में हमारी सरकार जो है वो इसी तरह का काम कर रही है कि बाहर का इन्फ्लुएंस ना रहे। जो स्थानीय लोग हैं वो अपने हिसाब से अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की सुरक्षा करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट अस नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया, इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। बच्चों, अब जो अभी तक तो हमने भारत के अलग अलग इलाकों, खासतौर से बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की बात की। किस प्रकार जब अंग्रेज़ों ने कानून बनाया जंगलों से संबंधित, है ना, तो उसका क्या असर पड़ा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर, किस तरह से उन लोगों ने विरोध किया, विद्रोह किया। और नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोग इंडोनेशिया भी एक एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट में है बच्चों, ये हमारे एशिया के साउथ ईस्ट में। तो ठीक उसी समय जब भारत में ये सब हो रहा था, है ना, उसी काल में, उसी समय में इंडोनेशिया के जंगलों में क्या हो रहा था, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का राज था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह के नियम बनाए और उनका क्या असर पड़ा वहाँ, ये हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा, है ना, ये हमारा अगला वीडियो का टॉपिक होगा। बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और अब मुझे बंद करना चाहिए सारा कुछ। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, सी यू।